मातरम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है जंतु जगत एनिमल किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो विशेष टॉपिक है एनसीईआरटी की एक एक लाइन। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जीव जगत का वर्गीकरण का जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हमने लगभग अभी 2 क्लासेस हमने लिया है और आज का जो क्लास होगा, इस क्लास में तीसरा जो क्लास होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करते। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्त और मित्रों के बीच। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नीट का टारगेट लेके चल रहे हैं, 25 और 26 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उनके लिए सबसे ख़ास खबर ये है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो एकदम समय पे समाप्त की जाएगी। ठीक है ना, एकदम समय पे समाप्त की जाएगी। 3 दिन जो है 11th की एनसीईआरटी और 3 दिन 12th की एनसीईआरटी, ये लगातार आपको क्लास मिलता रहेगा। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं आपको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी 11th और 12th की जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो कंप्लीट मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आज चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है 2.5 एनिमल किंगडम और जंतु जगत के बारे में आज पढ़ना है कि जीवों का जगत कैसा होता है। ठीक है ना, इसके बाद वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज ये चैप्टर एकदम बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखना है और अपने पेन और एक रफ कापी या ज़रूर रखिएगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आप क्लास पढ़िए, क्लास पढ़ते समय आपको नोट्स जो है, नोट्स आपको कैसे बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स बनाना है। ठीक है ना, एक एक पॉइंट करके आपको नोट्स बनाते हुए आगे की तरफ चलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बड़े आसानी से याद होगा और लाइन टू लाइन जब लिखेंगे तो कोई चीज़ भूलेगा नहीं। इस बात को आपको, और एक चीज़ पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को हम आपको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जंतु जगत क्या होता है, जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं इस एनिमल किंगडम में। इनके कैरेक्टर कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक लाइन को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूँ कि इस जीव जगत में ध्यान रखिएगा, इस जगत के जीव कैसे होते हैं, विषम पोषी हैं। विषम आपको समझना है, एक होता है स्वपोषी होता है, एक होता है विषम पोषी होता है। तो यहाँ पे जो विषम पोषी का मतलब होता है, विषम का मतलब होता है जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करे। कहाँ से प्राप्त करे? जो दूसरों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करे, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जितने भी एनिमल आप जानते हैं, वो उन सभी एनिमल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पौधे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो भोजन करते हैं वो उबालते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो प्लांट के द्वारा जो पौधे, जो एनिमल हैं, जो एनिमल के कैरेक्टर में आते हैं, अगर उन एनिमल्स की अगर हम बात करें, जितने भी एनिमल हैं के सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले होते हैं, दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी लाइन, पहली लाइन जो है आपको कंप्लीट हो। और इसके बाद अगला है बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी का मतलब, जिसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत हो। ठीक है ना, ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोशिका की संख्या बहुत हो, ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहा जाता है। और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये ध्यान आपको रखना है। क्या याद रखना है? उनकी कोशिका भित्ति में
उनका जो कोशिका होता है उसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है, जबकि पौधों में सेलवाल पाया जाता है। ये आपको ध्यान है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। और अगला पॉइंट की तरफ चलते, एक एक लाइन पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन को समझते हुए हम लोग चलेंगे। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, भोजन के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये निर्भर रहते हैं पौधे पे। आप जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, अनाज लेते हैं। तो अनाज लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से मिलेगा अनाज? सीधी सी बात है, पौधों से मिलेगा। और पौधों से ही सब कुछ हमको मिलता है। इस वजह से हम लोग पौधे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, एक आंतरिक कैविटी में पचाते हैं, एक आंतरिक गुहिका में ये क्या करते हैं, अपने भोजन को पचाते हैं। और भोजन को ग्लाइकोजन, ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भोजन को जब पचने के बाद किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है ग्लाइकोजन और दूसरा है क्या, वसा। एक है ग्लाइकोजन और दूसरा है वसा, एक है ग्लाइकोजन दूसरा वसा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसी रूप में जो भोजन होते हैं वो संग्रहित होते हैं, संग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इनमें प्राणी संपोषण का मतलब क्या होता है कि भोजन को अंतर ग्रहण करना होता है। मतलब भोजन जब भी हम लेते हैं ये सीधे बाहर से क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उनमें वृद्धि, इसमें जो वृद्धि होती है, वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। जो वृद्धि, जो ग्रोथ होती है, एक प्रोसेस के द्वारा प्रक्रिया ये कंप्लीट होती रहती है और ये पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं। कैसे जीव बन जाते हैं, पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, जिसकी क्या होती है, सुस्पष्ट आकृति और माप होती है। कोई भी जीव होता है जब उसकी वृद्धि होती है तो आप देखते हैं जब वो मैच्योर हो जाता है तो एक स्पष्ट आकृति उनकी दिखाई देती है और उनका एक माप भी होता है, ठीक है। उच्च कोटि के जीवों संवेदी और तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। ध्यान रखिए कि जो हाई कोटि के, जो उच्च कोटि के जीव हैं, जैसे हम लोग केस में आएंगे, उच्च कोटि के जीव में आते हैं जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, संवेदी ज़्यादा होते हैं और तंत्रिका प्रेरक होते हैं। कैसे होते हैं, तंत्रिका प्रेरक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर का कोई भी हिस्सा कहीं टच होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका प्रेरक कहा जाता है। तंत्रिका के द्वारा जो इंडक्शन जो क्रिएट होता है उसे क्यों क्या कहते हैं, तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि द्वारा ये विकसित होती हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें से अधिकांश चलन करने में, आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है कि जितने भी एनिमल हैं सब एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आसानी से चले जाते हैं। जबकि हम प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट जो है अचल होता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। प्लांट अपने स्थान पर ही रहेगा जब तक उसको अपनी जगह से हटाया ना जा सके, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये चलन करने में कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम के साथ होता है। लैंगिक जनन मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप जानते हैं कि मेल और फीमेल, नर और मादा के संगम, जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जैसे यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है, इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि भ्रूण का विकास, मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण का विकास होता है और संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षण का विस्तृत वर्णन ये हम लोग क्लास 4 में, अध्याय 4 जो है एनिमल किंगडम में, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे
लेकिन एक जो जनरल कैरेक्टर होता है खासकर एनिमल किंगडम का, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ, इस जगत के जीव कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब कई कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। भोजन के लिए पौधों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर ये निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित किया जाता है और समपोषण भोजन को अंदर की तरफ लिया जाता है। और इनका जब वृद्धि होता है तो एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, मतलब ये नहीं कि केवल एक ही हिस्सा बढ़ रहा है। शरीर का संपूर्ण संरचना का विकास समान तरीके से होता है और वे पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक की क्रियाविधि विकसित होती है और इनमें अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे यदि कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में नीचे आप मैसेज डाल सकते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन यहाँ पे मेल और फीमेल के संगम के द्वारा होता है। जब और मेल और फीमेल मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का विकास भी होता है। ठीक है ना। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों को विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 4 जिसमें एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम ढेर सारे फाइलम पढ़ेंगे। फाइलम पोरीफेरा, सेलन, टेट्राप्लेटी, हेलमिंथी, एस्ची हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सभी फाइलम वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके बाद आज का जो अगला टॉपिक है जिसे हम 2.6 ध्यान रखिएगा, वायरस या विषाणु के बारे में पढ़ना है। विषाणु किससे कहते हैं, वायरस क्या होता है, वायराइड क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, लाइकेन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन आपके ज़रूर यहाँ से बनते हैं, खासकर विषाणु से। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले वायरस क्या होता है। वायरस मतलब एक विषाणु, एक टॉक्सिन, जहर होता है। ठीक है, जिसका वास्तविक यूज कुछ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ ये नुकसान करता है। ठीक है ना। वायरस का आपने कभी भी लाभ इसका प्राप्त नहीं हुआ है जीवों को, बल्कि इससे नुकसान हुआ, जैसे कि कोविड वायरस अभी आपने देखा था। ठीक है, इसको सबसे पहले एक विटकर साइंटिस्ट जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीव जैसे वायरस, वायराइड, प्रोसंक या इसी को प्रियॉन्स भी कहते हैं का उल्लेख नहीं किया था। एक साइंटिस्ट थे जिसका मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम R.H. विटकर ने दिया था। उन्होंने इसमें क्या किया था कि लाइकेन और वायरस, वायराइड, प्रोसंगक या जिसे प्रियॉन कहते हैं, इसका संक्षिप्त इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन इनका नहीं किया था, क्योंकि ये पूरी तरीके से कोशिका ही नहीं थे। क्योंकि कोशिका के कैरेक्टर जितने होते हैं, न तो कोशिका की थ्योरी को फॉलो कर रहे थे, न तो सेल के स्ट्रक्चर को, न तो सेल के में अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ये वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, और मतलब उनका सहयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो जीवित कोशिकाओं से मैच करता था। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया था, नॉन लिविंग फैक्टर कहा गया, और इस वजह से ये फॉलो भी नहीं करते थे कोशिका के थ्योरी को। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया, वायरस कहा गया। और वायरस को एक अलग सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस या वायरोलॉजी कहा जाता है। हम सभी कभी न कभी जुकाम और फ्लू से ग्रस्त होते हैं। आप जानते हैं कि सर्दी जुकाम तो बराबर, मौसम जब भी परिवर्तित होता है तो वहाँ पे एक बार सर्दी का जो जुकाम है और फीवर के साथ ये आता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग वायरस के ही से ही प्रभावित होते हैं। वायरस का कोई वर्गीकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा, वायरस का कोई भी वर्गीकरण नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा दूँ।
यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर का जो फिगर है उसको भी दिखा देंगे। सबसे पहले वायरस का वास्तविक वर्गीकरण नहीं है या वास्तविक यह जीवन नहीं है यदि हम जानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोशिका जो होती है उसकी बराबर संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उसकी बराबर संरचना होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो वायरस कैसा जीव है? अकोशिक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कोशिका के कैरेक्टर को ये फॉलो नहीं करता है। जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। रवा आप जानते हैं जिसे क्रिस्टल्स कहा जाता है, ठीक है। जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार क्रिस्टल के फॉर्मेट में आपको इस तरीके से, जैसे शुगर होता है, शुगर के दाने होते हैं, उसी तरीके से क्रिस्टल दिखाई देते हैं। नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं कुछ उस तरीके के जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से वायरस के ये क्रिस्टल्स होते हैं। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति का मतलब अपने ही तरह के कई तरीके की संख्याओं, अपनी ही तरीके की का जैसे प्रतिलिपि बना लेते हैं, ऐसे समझिए। जैसे आपने देखा कि अभी कोविड था, कोविड के यदि एक वायरस अंदर शरीर में प्रवेश कर जाता तो वो क्या करता था? अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेता था। क्या कर लेता था? वह अपनी कमी को क्या कर लेता था? बढ़ा लेता था। और ये मेजबान को क्या कर देते थे? मार देते हैं। क्या आप इस वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? नहीं। मैं आपको बता दूं कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग का एक कनेक्टिंग लिंक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर से ये बाहर है तो नॉन लिविंग है और शरीर के अंदर जाने पर यह जीवित हो जाता है, ऐसे समझिए। वायरस का जो अर्थ है इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला तरल। डिमिट्री इवानोविस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं का पहचाना था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा जाता? डिमिट्री इवानोविस्की 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के जीवाणु, ध्यान रखिएगा, एक मोज़ेक रोग होता है जो तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? रोगीली हो जाती हैं, उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं। और किस वजह से होता है? वो मोज़ेक डिसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रोग होता है, तो क्या कहेंगे? मोज़ेक डिसीज़ पाया जाता है, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? वायरस नाम दिया गया था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बराबर दिखती रहें और साफ साफ दिखती रहें, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। इनका जो शेप होता है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं ये, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। और W.M. बेजरिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में पाया था कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को संक्रमित करने में सक्षम है। उन्हें इस तरल को कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा गया। क्या कहा गया था? ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम किसने दिया था? तो W.M. बेजरिंग ने दिया था। कब दिया था? 1892 में दिया था। इन्होंने ये कहा कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस यदि किसी स्वस्थ पौधे पे डालते हैं तो वो कैसा होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है उसमें।
ठीक है। और इस तरीके को क्या कहते हैं, संक्रामक जीवित तरल कहा जाता है। कंटेजियम का मतलब संक्रमित, वाइनम का मतलब जीवित और फ्लूइडियम का मतलब होता है तरल। ठीक है। W.M. स्टैनली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1935 में, ध्यान रखिएगा, W.M. स्टैनली कई बार पूछा गया है कि ये इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने वायरस का रवेदार बनाया गया था। क्या बनाया था इन्होंने, वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। कैसे परजीवी हैं, अविकल्पीय परजीवी हैं। एक होता है विकल्पी, एक होता है अविकल्पी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायरस में और क्या खास बातें हैं होती हैं, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब DNA या RNA भी इसमें मिलता है। तो आपको ध्यान रखना कि या तो इसमें DNA मिलेगा या तो RNA मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाए जाएंगे। जब भी आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे या तो DNA मिलेगा या तो RNA मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो DNA मिलेगा या तो RNA मिलेगा। ठीक है। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं होते हैं। ठीक है। कभी भी दोनों एक ही साथ नहीं पाए जाएंगे। वायरस के केंद्रक प्रोटीन जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। ठीक है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA पाया जाता है। प्रायः सामान्यतः वायरस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी वायरस प्लांट में अगर पूछा जाए तो प्लांट में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, RNA। प्लांट में RNA पाया जाएगा और जंतुओं में DNA पाया जाता है। जंतुओं में क्या मिलेगा, सामान्यतः एक या डबल लड़ी वाले क्या होते हैं, RNA अथवा DNA। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी वायरस में बैक्टीरियोफेज की बात किया जाए तो आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, ऐसे को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इस शब्द को याद रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं एक बार, क्या था यहाँ पे आप देखेंगे, प्रायः दोहरी लड़ी द्विकुंडलित मतलब जो वाले DNA हैं, वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों की बनी होती है जिन्हें पेटिकोशक या कैप्सोमियर कहा जाता है से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कैप्सिड किसको संरक्षित करता है, न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। यह कैसा होता है, यह कैसा होता है, पेटिकांशक और कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। ठीक है ना। और इससे इस वायरस से क्या होता है, वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा पूछा जाएगा परीक्षा में कि सर ये बताइए कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो क्या कहेंगे, वायरस से जो बीमारी होने वाली है ये आपको ध्यान रखना है। मम्स जो माउथ में, मुंह में होता है, गले में सूजन हो जाता है, दर्द होता है। ठीक है। 2-3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। चेचक आप जानते हैं कि ये हाथ में या पूरे शरीर में दाना निकलता है जिसमें पानी भरा रहता है। हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा वायरस नामक रोग ये होते हैं। मनुष्य में एड्स, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मनुष्य में एड्स किसके द्वारा होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
भी वायरस के ही कारण से होता है। पौधे में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टतः बौना अवरुद्ध वृद्धि करके इसके लक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वायराइड्स की बात करें तो वायराइड यहाँ पे आप देखेंगे कि वायराइड की सबसे ख़ास बात, ये बहुत पूछा गया है खासकर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलना ही है अगर वायरस की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक एक लाइन, सबसे पहले इसकी खोज कौन किया था ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले इसकी जो वायराइड की जो खोज की गई थी, कब किया गया था? 1971 में टी.ओ. डायनर ने इसके बारे में बताया। एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, इस बीमारी को पूरा बायोलॉजी भूल जाना, पूरा विषय भूल जाना, लेकिन ये आपको नहीं भूलना है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ किसके द्वारा होता है। पहली चीज़ तो ये वायराइड के द्वारा होता है। खोज कौन किया था इसका? टी.ओ. डायनर ने। कब किया था? 1971 में। तो इस बीमारी को नहीं भूलना है। यदि वायरस से एक क्वेश्चन आपको सही करके 4 नंबर लेना है तो आप इसको सही करके ही निकलना है। वायराइड में आरएनए तथा प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? वायरस में, वायराइडों में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन आवरण, जैसे अस्टर जो वायराइड्स में पाए जाते हैं और उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था, ठीक है ना। प्रियॉन्स की बात करें तो यहाँ पे प्रियॉन्स में आप देखेंगे कि आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ सामान्य रूप से फोल्ड, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारक द्वारा प्रेषित पाई गई हैं। इन कारणों का आकार वायरस के आकार के समान था। किसके समान था? वायरस के आकार का समान था, ठीक है ना। इन कारकों को क्या कहते हैं? प्रोसंग कहा गया। क्या कहा गया है? प्रोसंग कहा गया है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी को क्या कहते हैं? ये भी याद रखना है। क्या नाम है इनका? बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ध्यान रखिएगा, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, याद कर लीजिए, रट लीजिए, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अलावा एक भी लाइन आपको नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना दे रहे हैं इतना पढ़ते चलिए। प्रैक्टिस ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लगाते चलिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काऊ रोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सर ये बताइए कि मेड काऊ रोग किससे होता है। मेड काऊ रोग जो पशुओं में पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है? तो प्रियॉन्स के द्वारा या प्रोसंग, दोनों चीज़ आपको विकल्प में दिखेंगे, या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे? मेड काऊ डिसीज़ किससे होता है? प्रियॉन्स से होता है। किससे होता है? प्रियॉन्स होता है। मनुष्यों में समान प्रकार सी.आर. जैकब रोग, मनुष्यों में क्या होता है? सी.आर. जैकब रोग, ये वाला बीमारी आपको याद कर लेना है। यह किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ये भी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जितना पॉइंट दे रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है। अब आपको देखना है कि आप कितना रट पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज एक और लास्ट टॉपिक चर्चा करेंगे। जीव जगत के वर्गीकरण का जो अंतिम पड़ाव है उस पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे समझेंगे कि लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कैसे जीवित रहता है, कैसे अपना जीवन जो है अपना कंप्लीट करता है। यहाँ पे लाइकेन
एक ऐसा एक लाइकेन की दरअसल ख़ास बात क्या है कि यह सहजीवी सहवास है। मतलब क्या होता है कि पारस्परिक उपयोगी सहवास है, मतलब दो लोग यहाँ पे साथ रहते हैं, एल्गी और कवक। क्यों रहते हैं? क्योंकि एल्गी जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन के साथ में एल्गी और फंगस दोनों। एल्गी में सबसे मेन कैरेक्टर क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल होने की वजह से ये हरा दिखाई देते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और कवक क्या होता है, उसमें सफ़ेद होता है, वो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इस वजह से अपना भोजन नहीं बना पाता है। ये उनको रहने के लिए देते हैं, और ये दूसरा जो है एल्गी है उसको पोषण देगा फंगस को, और फंगस उसको रहने के लिए जगह दे देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी को लाइकेन कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। शैवाल घटक को शैवाल लांस, कवक के घटकों को माइकोबियांट, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, माइकोबियांट कहा जाता है, जिसे कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन बना लें, जो दूसरे के ऊपर से अपना भोजन ले उसे क्या कहते हैं? परपोषित। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है। क्या करता है? यह भोजन को संश्लेषित करता है। कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कवक क्या करता है? शैवाल के लिए आश्रय देता है, खनिज और जल का अवशोषण भी करता है। ये आपको याद रखना है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है, यदि प्रकृति में लाइकोन को देख ले तो ये अनुमान लगाना असंभव होगा कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लाइकेन के लिए पूछा जाता है कि क्या लाइकेन प्रदूषित इलाका में डेवलप होगा, तो कभी भी इसको आपको सही नहीं करना है। जब भी ये पाया जाएगा यह प्रदूषित होता है, ठीक है ना। प्रदूषित क्षेत्र में कभी भी ये ग्रोथ ही नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, लाइकेन ऐसे प्रजाति को कहते हैं जहां पे शैवाल और लाइकेन दोनों साथ में रहते हैं, सहयोगी होते हैं, जिसे शैवालांश या कवक के घटों को माइकोबियांट कहते हैं, और जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी शैवाल के लिए और परपोषी किसके लिए है? कवक के लिए है। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है, और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। खनिज तथा जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना कठिन होता है कि यह आसान करना, यह समझ लेना कि कहाँ पे एल्गी है या लाइकेन है, बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना, ठीक है। और लाइकेन की सबसे खास प्रजाति मैं आपको बता दूं कि लाइकेन प्रदूषण के लिए बहुत ही अच्छे संकेतक हैं। यह हर परीक्षा में, यहाँ तक कि चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे या यूपी कोई भी परीक्षा अगर दे रहे हैं, तो लाइकेन प्रदूषण से संबंधित है, पर्यावरण संबंधित है। इस वजह से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। आइए थोड़ा सा सारांश इसका देख लेते हैं। सारांश में क्या है, समरी में क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सारांश में क्या है कि सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादप और प्राणियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम कौन किए थे? सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। ये भी पढ़ लेना है, जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी और एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा, प्लांटी और एनिमेलिया जगत में, ये प्लांटी का मतलब प्लांट, एनिमेलिया का मतलब प्राणी,
जगत में वर्गीकृत किया गया है। व्हिटकर ने इसके बाद एक वृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत में कौन कौन आए थे? मोनेरा आया था, प्रोटिस्टा आया था, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण, प्रजनन की विधि, जाति, वृत्तीय संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी होती है। और प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अवपंक जिसे स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए थे। और प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं जिसमें यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई की बात करें तो जगत की संरचना तथा और आवास में बहुत ही अधिक विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी, ध्यान रखिएगा, मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस आते हैं। ठीक है। प्लांटी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं और शैवाल में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो अथा एम्ब्रियो स्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। पर पोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों में जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उन्हें एनिमल किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण और प्रणाली सम होता है। इनमें लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा वायरॉइड लाइकान का वर्गीकरण 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये खास बात थी, खासकर एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिए हैं। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगला चैप्टर आपका प्लांट किंगडम होगा, फिर एनिमल किंगडम होगा। ठीक है ना, तो उसकी शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करिए और जो आपको न समझ में आए उसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना है।